आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उस डॉक्टर ने जो पढ़ाई की है वो इस आदमी ने डिजाइन की है। आपके बच्चे का स्कूल का निजाम वो भी इसी आदमी ने बनाया है। यहां तक कि हिकमत और हकीम को भी इसी आदमी ने खत्म किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसका नाम तक नहीं जानते। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन वो आपकी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद होते हैं। ये आदमी उनमें से एक था। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है, ये उस निजाम की कहानी है जो इसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। वो निजाम आज भी आपके बच्चे के क्लासरूम में मौजूद है, आपके हॉस्पिटल में मौजूद है, यहां तक कि आपके दवाखाने की शेल्फ पर मौजूद है। इस आदमी का नाम है जॉन डी रॉकफेलर। दुनिया का पहला रिकॉग्नाइज्ड बिलियनियर। सवाल यह है कि रॉकफेलर अमीर हुआ कैसे और उसने आपकी इस दुनिया में कौन कौन से सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिन्हें आप नहीं जानते। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1839 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के एक छोटे से इलाके रिचफोर्ड में, जहां एक बच्चा पैदा होता है और इस बच्चे का नाम रखा जाता है जॉन डी रॉकफेलर। एक ऐसा छोटा सा कस्बा जहां मुश्किल से शायद 1000 से भी कम लोग रहा करते थे, और इस कस्बे में सबसे राज वाला इंसान वो खुद जॉन का अपना बाप था, जिसे लोग डेविल बिल के नाम से जानते थे। डेविल बिल एक अजीबोगरीब किस्म का इंसान था। एक बार एक कंपटीशन के अंदर जॉन डी रॉकफेलर का बाप एक बेर, एक भालू जीत कर आ गया। उस भालू को लेकर घर आ गया और उसे ट्रिक सिखाने में लग गया। इतना अजीबोगरीब आदमी था कि रातों रात वो घर से गायब रहता था, कभी हफ्ता भर, कभी महीना भर, और जब आता था तो उसके पास नई गाड़ी होती, तोहफे होते, मुस्कुराहटें होती, और उसको देखकर घर में सब खुश हो जाते। लेकिन ये फैक्ट अपनी जगह मौजूद है कि जॉन के घर में भूख होती थी, सर्दी होती थी, पहनने के कपड़े नहीं होते थे, लेकिन बाप के आने पर सब खुश हो जाते थे। जॉन को बाद में पता चला कि उसका बाप आखिर जाता कहाँ है। उसका बाप दूसरे शहरों में जाता था और नए नाम से नए कारोबार, नए बिजनेसेस किया करता था, और ऐसे शेडी बिजनेसेस कि जिनको आप सुनकर पसंद नहीं करेंगे। वो बीमार लोगों को रंगदार पानी, कैंसर की दवाई कहकर बेचा करता था, और फिर दूसरे शहरों में उसकी अपना घर था, एक अलग बीवी थी, एक अलग जिंदगी जो उसका इंतजार किया करती थी। और एक दिन जब जॉन 10 साल का था तब उसके बाप पर एक औरत की तरफ से एक इल्जाम लगा। कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन पूरा कस्बा हकीकत जानते थे। जॉन के बाप ने घर छोड़ा, नया शहर, फिर एक और नया शहर, और उसके बाद फिर एक और नया शहर। एक छोटा सा लड़का जो खामोश था, जिसकी आंखें खुली थी, वो सब देखता रहा, और देखते ही देखते जॉन बड़ा हो गया और मैन ऑफ द हाउस बन गया। 16 साल की उम्र में जॉन ने स्कूल छोड़ा। घर में माँ, 4 बहन भाई और एक और सिबलिंग ऑन द वे था। अब जॉन को इस घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, और वो भी फौरन। उसने क्लीवलैंड के सबसे बड़े ऑफिसेस की एक लिस्ट बनाई, एक एक के पास गया, 6 हफ्ते नॉन स्टॉप, और हर दफ्तर से रिजेक्शन फेस करता रहा। और लोग हंसते थे कि एक 16 साल का लड़का है, ये आखिर करेगा तो करेगा क्या। फिर एक छोटी सी कंपनी को बुक कीपर चाहिए था। उस कंपनी ने सैलरी तक नहीं बताई, जॉन ने भी पूछा नहीं, लेकिन जॉन ने वो नौकरी ले ली और सारी जिंदगी उस दिन को अपने जॉब डे के तौर पर, अपनी बर्थडे के तौर पर मनाता रहा। कुछ महीने के बाद बॉस के हाथ में एक $4000 का चेक आया। उसने तिजोरी खोली और दफ्तर की तिजोरी में वो चेक रख दिया। जॉन ने कॉम्बिनेशन याद कर लिया था, अकेला था, तिजोरी खोली, चेक हाथ में उठाया, सिर्फ पकड़ा, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि जब $4000 का चेक हाथ में आता है तब क्या फीलिंग आती है। और हर सुबह
घर से निकलने से पहले वो अपने आप से सिर्फ एक ही बात करता था कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा। सन 1859 में पेंसिल्वेनिया की जमीन से कुछ निकला जिसे दुनिया ने ब्लैक गोल्ड का नाम दिया और उसे आज आप ऑयल के नाम से, तेल के नाम से जानते हैं। और दुनिया में एक नया मजहब बन गया, पैसे का। हर कोई ऑयल निकालना चाहता था। लोग जमीन खरीद रहे थे, किस्मत आजमा रहे थे और ज्यादातर लोग इस सारी कार्रवाई के दौरान बर्बाद हो रहे थे। जॉन क्लीवलैंड में था, वो सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था, पर उसने एक ऐसी चीज नोट की जो किसी ने भी नोट नहीं की, कि जो भी तेल निकाले उस तेल को रिफाइन करवाना पड़ता था। मतलब चाहे तेल निकालने वाला जीते या हारे, रिफाइनरी वाला हमेशा कमाएगा। लिहाजा उसने अपने पार्टनर से कहा कि हम तेल नहीं निकालेंगे, हम तेल को रिफाइन करेंगे। और फिर 1865 में पार्टनरशिप का ऑक्शन हुआ। दोनों पार्टनर्स के दरमियान दोनों ने बोलियां लगाई। एक ने $2000, $10,000, $30,000, यहां तक के $50,000। जॉन के पार्टनर ने सोचा, एक 25 साल का लड़का है, आखिर ये कहां तक जाएगा। पर जॉन डी रॉकफेलर ने $72,500 की ऑफर दी। पूरा कमरा खामोश हो गया और उसके पार्टनर ने हाथ उठा लिया। बाहर निकलकर जॉन ने इसके बाद जब भी इस वाक़े को कोट किया, उसने कहा कि ये वो दिन था जिसने मेरी पूरी जिंदगी डिसाइड की। सन 1870 में स्टैंडर्ड ऑयल मार्ज़े वजूद में आई और जॉन का नाम अब पूरी दुनिया में मेंशन होना शुरू हो गया, क्योंकि उसने अपने कारोबार को एक मशीन बना दिया था। अब समझते हैं कि ये जॉन डी रॉकफेलर ही एग्जैक्टली करता क्या था, क्योंकि जो टैक्टिक्स ये इस्तेमाल करता था, ये टैक्टिक्स आज भी आपके इर्द गिर्द इस्तेमाल होते हैं और इसी के नाम से होते हैं। रॉकफेलर रेल रोड कंपनीज के पास गया और उनसे कहा कि मुझे सीक्रेट डिस्काउंट चाहिए हर शिपमेंट पर, और मैं गारंटी करता हूं कि रोजाना 60 कार लोड्स, 60 कार लोड्स तक का आपको फ्रेट दूंगा। रेल रोड्स वाले खुश हो गए, डील हो गई। लेकिन डील में 3 चीजें थी जो सिर्फ रॉकफेलर जानता था। स्टैंडर्ड ऑयल को सीक्रेट डिस्काउंट मिलेगा, कंपटीशन को फुल प्राइस पे ये रेल रोड वाले फ्रेट की स्पेस बेचेंगे। एक ही ट्रेन है, एक ही रूट है, लेकिन जॉन का तेल सस्ता होगा और कंपटीशन का तेल महंगा होगा, और ये बात किसी को पता नहीं थी। रेल रोड्स ने जॉन को बताना शुरू किया कि कोई भी कंपटीशन किसको तेल बेच रहा है, कहां तेल बेच रहा है, कितने का तेल बेच रहा है। जॉन की अपने कंपेटिटर्स के बिजनेस पर पूरी नजर और इतनी इंफॉर्मेशन होना शुरू हो गई जितनी शायद वो कंपेटिटर्स खुद भी नहीं जानते थे। जब कोई जॉन का कंपेटिटर ट्रेन से तेल बेचता था तो उसकी पेमेंट का एक हिस्सा रॉकफेलर के पास जाता था। कंपटीशन अपना तेल बेच रहा था और पैसा रॉकफेलर की तरफ जा रहा था। कंपटीशन को पता भी नहीं था। ये उस जमाने में लीगल था, क्योंकि उस जमाने में इस तरह से कानून मौजूद नहीं था। जब कंपटीशन की सारी इंफॉर्मेशन जॉन डी रॉकफेलर के पास आ गई तो वो अपने कंपेटिटर्स के पास गया, उसको दिखाया कि आप कितना कमाते हैं और कितना खोते हैं, और आपके मुकाबले में मेरी स्टैंडर्ड ऑयल हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी। लिहाजा मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए। ऑफर यह है कि या तो अपने कारोबार को इसी तरह से तबाह होते हुए देखो, या फिर मेरे साथ आ जाओ, स्टैंडर्ड ऑयल के शेयर्स खरीदो और एक कंपनी में शामिल हो जाओ। सन 1872 में 48 घंटे के अंदर अंदर 22 कंपनीज खत्म हो गई। सिर्फ एक नाम उभर कर सामने आया और वो था स्टैंडर्ड ऑयल। सन 1880 आते आते स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका का 90% ऑयल रिफाइन कर रहा था। जब एक कंपनी 90% मार्केट को कंट्रोल करती है ना, तो वो कंपनी नहीं रहती, वो हुकूमत बन जाती है। जॉन डी रॉकफेलर की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ने इतनी मोनोपोली गेन कर ली कि अखबारों ने इसे ऑक्टोपस कहना शुरू कर दिया। और फिर 1872 में पेंसिल्वेनिया के अंदर एक घर था। एक बाप एक बेटी अपनी आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। बाप का नाम है फ्रैंक टाबल, इंडिपेंडेंट ऑयल मैन था। छोटी सी रिफाइनरी थी। स्टैंडर्ड ऑयल ने उसे कहा कि हमें बेच दो। फ्रैंक ने मना कर दिया।
प्राइस वॉर शुरू हुई और फ्रैंक कॉम्पीट नहीं कर पाया और रिफाइनरी तबाह बर्बाद हो गई, उसका बिजनेस खत्म हो गया। फ्रैंक का एक करीबी दोस्त था जो इसी किस्म के सदमे से गुजरा था और उस सदमे की वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। फ्रैंक के घर में उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम ईडा टाबल था और ईडा टाबल ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। 30 साल के बाद ईडा एक जर्नलिस्ट बनी और जर्नलिस्ट बनने के बाद उसने 2 साल लगाए अकेले और एक ही काम किया कि रॉकफेलर के खिलाफ जहां जहां पर प्रूफ थे उन्हें इकट्ठा किया। वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जो रेल रोड की बेसमेंट में दबे थे, रिबेट्स के एग्रीमेंट्स को मैप किया, स्पाई नेटवर्क को एक्सपोज किया और फिर एक बॉम्बशेल यानी डेविल बिल, रॉकफेलर का बाप जो अभी भी जिंदा था और एक और शहर में एक नए नाम से जिंदगी गुजार रहा था, ईडा टाबल ने ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके इसे पब्लिक कर दिया। रॉकफेलर ने इतना कुछ होने पर एक लफ्ज नहीं कहा, पूरी जिंदगी खामोश रहा, पर वो खामोशी जरूरत से ज्यादा शोर कर रही थी। 15 मई सन 1911 को यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को 34 कंपनीज में तोड़ देने का हुक्म दिया। अमेरिका ने जश्न मनाया, ईडा ने सोचा कि इंसाफ मिल गया और रॉकफेलर जो उस वक्त एक गोल्फ कोर्स पर गोल्फ खेल रहा था, उसे ये खबर मिली तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है स्टैंडर्ड ऑयल के शेयर्स खरीदने का। 34 कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस डबल हो गए। रॉकफेलर के पास सबसे बड़ा हिस्सा था और सन 1916 आते आते जॉन डी रॉकफेलर दुनिया का पहला कंफर्म्ड बिलियनियर बन गया। उस वक्त एक एवरेज अमेरिकन साल में $800 कमाता था और रॉकफेलर के पास $1 बिलियन यानी $1 अरब थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती है। सन 1902 में जब स्टैंडर्ड ऑयल अपने उरूज पर थी, तब रॉकफेलर ने एक नया काम शुरू किया। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ये ऑर्गेनाइजेशन एक एजुकेशन बोर्ड था। अब ये सुनने में कितना नोबल लगता है, लेकिन इस बोर्ड के अपने डॉक्यूमेंट्स में जो आज भी पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद है, क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा था? वहां पर लिखा है कि वी शैल नॉट ट्राई टू मेक दीज पीपल or any of their children into philosophers or men of learning or men of science. We have not to raise up from among them authors, educators, poets, or men of letters. The task we set before ourselves is very simple. We will organize children and teach them to do in a specific way the things their fathers and mothers are doing in an imperfect way. इस बात को जरा सीधा समझते हैं कि कहा क्या जा रहा है। यहां पर कहा यह जा रहा है कि हम फिलोसफर्स नहीं पैदा करना चाहते, हम साइंटिस्ट नहीं पैदा करना चाहते, हम आर्टिस्ट नहीं पैदा करना चाहते। हम चाहते हैं कि फैक्ट्री वर्कर का बेटा एक बेहतर फैक्ट्री वर्कर बने। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये एक वर्क फोर्स मैनेजमेंट है। और इस मॉडल को अमेरिका ने अपने इन्फ्लुएंस के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, वी मस्ट फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions and in morals and in intellect. यानी इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट। वो सिस्टम 1835 में डिजाइन हुआ। रॉकफेलर ने 1902 में उसे इंडस्ट्रियलाइज कर दिया और आज आप 2025 में उसी सिस्टम की फीस भरते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए। लिटरली कभी कभी मैं सोचता हूँ कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती है ना, जो लेटेंट विशेस होती हैं, जो आपको ये यकीन नहीं होता कि अगले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 5 साल में आप कभी अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक लेटेंट विश ज़रूर है कि मैं एक स्कूल शुरू करूँ, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर सोचने पर, पूछने पर, सवाल उठाने पर कोई पाबंदी ना हो, जहाँ कोई कैद ना हो, जहाँ इस कौम के बच्चे बेहतर तरीके से सोच पाएं। मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, ये मेरा रब जानता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो रॉकफेलर की है
और रॉकफेलर की कहानी सिर्फ एजुकेशन बोर्ड पर खत्म नहीं होती, उसका अगला हाथ पड़ता है आपकी सेहत पर, आपके जिस्म पर। यह बात है सन 1900 की, जब अमेरिका में 160 मेडिकल स्कूल्स हुआ करते थे। होम्योपैथी के, नेचुरोपैथी के, हर्बल मेडिसिन के, इलेक्ट्रिक मेडिसिन के, हिकमत के, वैद के, सेंचुरीज पुराना हीलिंग ट्रेडिशन, और ये सब चल रहा था, इफेक्टिव था, एक्सेसिबल था। और फिर रॉकफेलर ने एक चीज नोटिस की कि स्टैंडर्ड ऑयल के पेट्रोलियम से फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बन सकती हैं और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पेटेंट हो सकती है। यानी नेचुरल रेमेडीज का पेटेंट नहीं हो सकता, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। इस सब का मतलब समझते हैं आप? इस सब का मतलब यह है कि अगर दुनिया नेचुरल मेडिसिन से फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो रॉकफेलर को एक नई मोनोपोली मिल जाती है। यानी पेट्रोल से तेल, तेल से फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का पेटेंट, यानी एक परमानेंट इनकम स्ट्रीम। सन 1910 में कार्नेगी फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। लिखने वाले का नाम था अब्राहम फ्लेक्सनर। वो कोई डॉक्टर नहीं था, साइंटिस्ट नहीं था, उसने एक दिन भी मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की, लेकिन फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने अमेरिका के 155 मेडिकल स्कूल्स को इवैल्यूएट किया और कहा कि ज्यादातर इनएडिक्वेट हैं, सिर्फ ये मेडिकल स्कूल्स वैलिड हैं जो फार्मास्यूटिकल मॉडल पर चलते हैं। कार्नेगी फाउंडेशन ने कमीशन किया, रॉकफेलर फाउंडेशन ने फंड किया $180 मिलियन, और फ्लेक्सनर को रिपोर्ट लिखने के बाद सीधा रॉकफेलर के जनरल एजुकेशन बोर्ड ने हायर कर लिया। वो अपनी ही रिपोर्ट इन्फोर्स करने के लिए 16 साल तक रॉकफेलर के इदारे में काम करता रहा। इस सब का रिजल्ट पता है क्या निकला? सिर्फ अमेरिका के अंदर ही कितने ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको जेल भेज दिया गया, उनकी प्रैक्टिसेस खत्म कर दी गई, उन मेडिकल स्कूल्स को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। और रही बात पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की, तो वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि सन 1835 में कैलकाटा मेडिकल कॉलेज खुलता है और ट्रेडिशनल मेडिसिन कैरिकुलम से हटा दी जाती है। हकीम अजमल खान, गांधी के दोस्त, यूनानी तिब कॉलेज के फाउंडर, उन्होंने इस कॉलोनियल मेडिकल मोनोपोली के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बंगाली मेडिकल एजुकेशन, हिकमत, आयुर्वेदा सब बंद कर दिए गए। ये सब बंद इसलिए नहीं किए गए कि ये काम नहीं करते, वो बंद इसलिए किए गए कि उनका पेटेंट नहीं किया जा सकता और इलाज अक्सर केसेस में मुफ्त हो जाता है। और आज जब आपका बच्चा बीमार होता है और आप किसी हकीम के पास लेकर जाते हैं तो दुनिया वाले कहते हैं कि क्या कोई रियल डॉक्टर नहीं था, किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। ये वो सोच है जो रॉकफेलर ने 1910 में डिजाइन की थी और आज 2025 में उसी सोच के साथ हम चल रहे हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी जिंदगी में फिलैंथ्रोपी में बहुत पैसा दिया, $540 मिलियन हॉस्पिटल्स को दिए, यूनिवर्सिटीज को दिए, फाउंडेशंस को दिए। दुनिया ने कहा कि कितना जनरस इंसान है। लेकिन एक चीज जरा गौर से समझें, जनरल एजुकेशन बोर्ड को $180 मिलियन दिए ताकि फ्लेक्सनर रिपोर्ट इन्फोर्स हो सके, मेडिकल स्कूल्स बंद हो और फार्मास्यूटिकल की मोनोपोली बने। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को पैसे दिए गए ताकि वो एक इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करे जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को जस्टिफाई करे। रॉकफेलर फाउंडेशन WHO में, यूनेस्को में, ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज में आज भी मौजूद है। ये चैरिटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। जिस इंस्टीट्यूशन को पैसा मिला वो इंस्टीट्यूशन रॉकफेलर की सोच को जस्टिफाई करने में लग गया। और एक ऐसा राज जो आपके माशरे से, आपकी सोसाइटी से और आपके बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा है, जो क्रिएशन है रॉकफेलर की, हमारी जिंदगियों में शामिल है। लेकिन उस राज की तफसीलात अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता, वरना ये वीडियो भी हाईलाइट हो जाएगी। बट उसको मैं अपनी आने वाली किताब में शामिल कर रहा हूं ताकि सनद रहे, बवक्त ज़रूरत काम आए और आपके बच्चों की रहनुमाई कर सके। आज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन मिलकर WHO की, यूनेस्को की, यूनिसेफ की ग्लोबल वैक्सीन पॉलिसीज बनाते हैं, क्लाइमेट गवर्नेंस पे काम करते हैं। और ये उसी फॉर्मूले की कंटिन्यूएशन है कि पैसा दो, कंट्रोल लो और अपना नैरेटिव
दुनिया को बेचो। सन 1937 में रॉकफेलर 97 साल की उम्र में मर गया, लेकिन उसका बनाया हुआ निज़ाम आज भी आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। रॉकफेलर ये बात जानता था, फ्लेक्सनर जानता था, कार्नेगी जानता था, और वो सब जानते बूझते हुए आपकी दुनिया का एक ऐसा निज़ाम डिज़ाइन कर रहे थे कि जिसके बारे में आप आज भी सवाल नहीं पूछते।